Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कमाल की सेपरेटिंग टेक्निक। यकीनन आपको इसमें काफ़ी हद तक परेशानी होगी या कन्फ्यूजन्स होंगी जो अब नहीं रहेंगी, क्योंकि हमने इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ लेना है। इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। और अगर आपको वो बात याद हो कि हम बोलते हैं फोटोग्राफी, इट मीन्स दैट फोटो लाइट ग्राफी राइटिंग और ड्राइंग, तो आप बोल सकते हैं कि रोशनी की मदद से हम क्या बनाने लगे हैं, पिक्चर्स, तो वो हो गई फोटोग्राफी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें भी क्रोम का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है, यानी मतलब तो होता है कलर, लेकिन वो वर्ड होता है क्रोमेटोस। स्पेलिंग इसकी चेंज है, जैसे के से स्टार्ट है क्रोमेटोस, तो क्रोमेटोस का मतलब है कलर। अब हम क्या करने लगे, हम एक ऐसी सेपरेटिंग टेक्निक करने लगे हैं जिसमें हम कलर्स की बिना पर या कलर्स को पैदा कर या किसी भी प्रोडक्ट को अगर कलर नहीं भी है तो कलर्ड बनाकर हम ये जांचेंगे कि वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे या उसको हम कंपेयर करेंगे विद ऑलरेडी प्रूवन रिजल्ट्स। तो बहरहाल ये क्या है, ये किस तरह काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो लोग नए हैं उन लोगों को अगर हमारे पुराने लेक्चर्स के बारे में नहीं पता तो वीडियोस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और या फिर आई बटन में आपको मिल सकते हैं। और अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फायदा हो। बहरहाल स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी। एक नजर देखते हैं अपनी समरी को कि आज हमने पढ़ा क्या है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोस से निकला है, जो कि हमारा पहला पॉइंट है, और ये आपके पास एक ग्रीक वर्ड है। फिर हमने पढ़ा कि क्रोमेटोग्राफी को कैसे हम करते हैं, मतलब वो प्रोसेस क्या है या प्रोसीजर क्या है, वो भी आप यहाँ पर देखते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम किस तरीके से क्रोमेटोग्राम को यहाँ पर डिवेलप करते हैं जब पूरी टेक्निक कंप्लीट हो जाती है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हम देख सकते हैं जब हमें मोबाइल और स्टेशनरी फेज के बारे में पता हो, तो मोबाइल फेज क्या होता है और स्टेशनरी फेज क्या होता है, इसके बारे में भी हमने जाना। फिर हमने ये देखा जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो किस तरीके से मालूम करते हैं RF वैल्यू यानी रिटार्डेशन फैक्टर, और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर हमने ये जाना कि क्रोमेटोग्राफी की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि हो सकती है टाइप्स, जैसे मैंने लिखा 7 नंबर पर इसकी टाइप्स हैं, और वो टाइप्स में हो सकती है कि असेंडिंग टेक्निक हो जैसे ये किया है, या फिर डिसेंडिंग टेक्निक हो, या हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, या रेडियल क्रोमेटोग्राफी हो, या फिर हमारे पास वर्टिकल क्रोमेटोग्राफी हो। सैंपल बेशक एक लिया हो या दो, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। हमने ये भी जाना कि अगर हमारे पास सैंपल कलरलेस होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं सेपरेटिंग एजेंट, यानी केमिकल का इस्तेमाल। फिजिकल प्रोसीजर्स भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल कर भी स्पॉट को देख सकते हैं। इसी तरह से हम रिलेटिव कंपैटिबिलिटीज के बारे में भी देख सकते हैं या रिलेटिव एफिनिटीज के बारे में भी देख सकते हैं। अगर हमारी के वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट मूविंग फेज में ज्यादा इंटरेक्ट करता है, और अगर के वैल्यू छोटी होगी तो उसका मतलब है स्टेशनरी फेज में ज्यादा अट्रैक्ट होता है। हमने पढ़े मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और आखिर में हमने जाने यूजेस के क्रोमेटोग्राफी के या क्रोमेटोग्राफी के यूजेस कितने हैं और कितनी अहम है ये टेक्निक। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बेसिक टेक्निक पर, फिर इसके बाद हम उसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम करने लगे हैं एक छोटी सी ड्राइंग। और ड्राइंग क्या कहती है, कुछ इस तरह से। तो ये जो हमारे पास है ये एक शीशे का बना हुआ या प्लास्टिक का बना हुआ जो कि ट्रांसपेरेंट है एक टैंक है या जार है। इस जार को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। यानी बेसिक टेक्निक्स तो काफ़ी सारी हैं क्रोमेटोग्राफी की, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको समझाने के लिए सबसे पहले एग्जांपल देने लगा हूँ वो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। क्रोमेटोग्राफी की जो ये टाइप है इसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करती है इस चीज़ के बारे में सीखते हैं। इस टैंक में जो बेसिक हिस्से हैं वो कुछ इस तरह समझ लीजिए कि एक हमारे पास लिड है, एक ढक्कन है जिसको हम खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया लिड, और नीचे आपने क्या रखना होता है, नीचे आपने एक सॉल्वेंट डालना होता है।
ये सॉल्वेंट किसी डिश में रखकर भी डाला जा सकता है। अगर आपको बार बार काम लेना है, ज़्यादा मिकदार में डालना है, तो फिर आप नीचे भी इसको डाल सकते हैं, नीचे के फर्श पर एक स्पेसिफिक हाइट तक। बहरहाल ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक लिक्विड, इस लिक्विड का एक नाम है, इस लिक्विड को हम कहते हैं मोबाइल फेज। ये क्या होता है मोबाइल फेज? फिलहाल इतना समझ लीजिए ये मूविंग फेज है, ये हरकत कर सकता है, ऐसा सॉल्वेंट जो हरकत कर सकता है। किस पर हरकत करेगा? स्टेशनरी फेज पर। वो स्टेशनरी फेज क्या है वो हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि हम पेपर का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो इसमें जो पेपर यूज करेंगे वो एक स्ट्रिप की शक्ल में होगा। ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप कह लीजिए, पट्टी कह लीजिए, ये आपने काट लेनी है। ये कई तरह की हो सकती है, यानी ये स्ट्रिप आपके पास हो सकती है कि सिर्फ लंबी पट्टी की शक्ल में हो सकता है कि ये आपके पास मतलब ये लेंथ वाइज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये रेडियल काटी गई हो। आमतौर पर ये जो स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की, ये खास किस्म के पेपर्स होते हैं। इन पेपर्स को आप बोलते हैं वॉटमैन नंबर के नाम से। ये वॉटमैन असल में पोरेसिटी को शो करता है, किसी भी पेपर के अंदर जो सुराख हैं उसके एतबार से हम इन्हें नंबर देते हैं। जैसे वॉटमैन नंबर, तो वॉटमैन नंबर 1 हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, वो भी ठीक है, इसके अलावा भी किए जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा रहा है। अब हम फिलहाल यहाँ पर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रिप आप कैसे लटकाएंगे ये गौर से देखिएगा, लेकिन लटकाने से पहले आपको ये बात याद रहे कि मोबाइल फेज अंदर डालना है और ढक्कन ढक देना है। इसे कहते हैं होमोजेनाइज करना, यानी एटमॉस्फेयर को होमोजेनाइज करना। जब ऐसा हो जाए फिर आपने ढक्कन हटाना है और उसके अंदर एक स्ट्रिप डालनी है। ये स्ट्रिप आपने फौरन नहीं डाल देनी है, बल्कि इस स्ट्रिप को हम तैयार भी करेंगे। स्ट्रिप को हम तैयार कैसे करेंगे जरा ये पहले देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास वो स्ट्रिप है जो हमने एक बड़े पेपर जिसका नाम है वॉटमैन नंबर 1 पेपर से काटी है और फिल्टर पेपर की तरह ही दिखती है। अब क्या होगा, इस स्ट्रिप पर आपने निशान लगाना है। इस स्ट्रिप पर आपने एक यहाँ पर निशान लगाना है जो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर इस सिरे से या एंड से ऊपर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, पर आपको समझाने की खातिर ऐसा लिख दिया गया है। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ये एक अप्रोप्रिएट वे है। ये जो आपने लाइन लगानी है ये आपने लगानी है लेड पेंसिल से, मतलब आप इसको लेड पेंसिल से निशान लगा सकते हैं। वैसे लेड पेंसिल हम बोलते हैं, पर हमें बोलना चाहिए ग्रेफाइट पेंसिल, क्योंकि ये ग्रेफाइट पेंसिल ही होती है, वो रॉन्गली हम उसको लेड पेंसिल कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे क्या करते हैं कि जब पेंसिल से निशान लगा लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर एक क्रॉस भी लगाएंगे। ये क्रॉस क्या है? ये क्रॉस असल में इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि यहीं पर तो वो कंपोनेंट्स आने हैं, यहाँ पर ही वो सैंपल ने आना है जिस सैंपल की आपने सेपरेशन करनी है। थोड़ा सा यहाँ पर हम मजीद बात करते हैं सैंपल की, कि सैंपल किस तरह से काम करेगा या सैंपल में आखिरकार क्या होना चाहिए। देखें, सैंपल दोनों तरह का हो सकता है। सैंपल ऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोशिश हम यही करते हैं कि ऑर्गेनिक सेपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको दूसरे ऐसे कंपाउंड्स जो हैं तो ऑर्गेनिक लेकिन वाटर के साथ पोलैरिटी रखते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हर तरह का काम लिया जा सकता है, लेकिन बेसिक जो हमारे सेक्शन का हिस्सा रहेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही रहेंगे। अच्छा, बात यहाँ पर यह है कि ये सैंपल को आपने करना क्या है। ये सैंपल आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है, देखें ये आपके पास एक सैंपल पड़ा हुआ है। सैंपल मैं बहुत इजी सा लेता हूँ। इजी सैंपल ये है कि इसमें हमने इंक्स डाली हुई हैं, इंक्स, यानी आप समझ लें कि ये इंक्स का मिक्सचर है। इसमें जो इंक्स डाली गई हैं वो कुल 3 किस्म की हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें एक रेड इंक है, इसके अंदर एक ब्लू या ब्लैक इंक है। ब्लैक इंक खुद भी काफ़ी कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है, और इसी तरह से मैंने से कहा कि ब्लू है, तो रेड, ब्लू और ब्लैक 3 इंक्स का मिक्सचर यहाँ पड़ा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि यही हमारा क्या है, सैंपल है। और इस सैंपल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमें नहीं पता कि
वो रेड और ब्लू ही डाले गए हैं, रेड ब्लू ग्रीन तीनों डाले गए हैं, कोई एक कंपोनेंट डाला गया है। मतलब हमें ये सैंपल तो दिया गया है जिसको कहते हैं इंक्स सैंपल या इंक्स मिक्सचर, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन कौन सी इंक्स यहाँ पर डाली गई हैं। यही यहाँ का सवाल है कि अगर हमें पता नहीं है कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे मिक्सचर का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें कैसे सेपरेट करके बताएंगे, और वो बताएंगे कैसे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। तो बहरहाल यहाँ पर इंक्स को अलग करने का ही काम नहीं लिया रहा था, और बेशुमार काम है। जैसे आपके ब्लड में अगर बहुत से अमीनो एसिड्स हैं तो उनको भी अलग किया जा सकता है। इस तरह ब्लड में डिफरेंट किस्म के और भी ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स ही क्यों ना हो, उनको भी इससे अलग किया जा सकता है। तो ये टेक्निक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। फिलहाल आगे चलकर इसके और भी आपको मिरेकल्स बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम बेसिक टेक्निक पर चलते हैं, और ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये है क्या, और फिर हम इसके इर्द गिर्द की बातें भी आपको बता देंगे। तो बहरहाल सवाल क्रिएट हो गया। सवाल ये क्रिएट हो गया कि जो हमें इंक मिक्सचर दिया गया है उसमें कौन कौन सी इंक्स शामिल हैं या किस किस्म की इंक्स शामिल हैं, वो आपको बताना है। ये है जी आपका क्वेश्चन, यानी सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर या सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द इंक मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के एतबार से आपने अब तक क्या किया, आपने एक पेपर स्ट्रिप काटी, उसके ऊपर एक निशान लगाया। इस क्रॉस के ऊपर जो हमारे पास ग्रेफाइट पेंसिल होती है ये इनर्ट होती है, इसलिए ना पेपर से रिएक्ट करती है ना किसी कंपोनेंट से रिएक्ट करती है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक ड्रॉप लेना है, एक ड्रॉप ले लें ड्रॉपर की मदद से, या फिर जेट बना लें, ठीक है। मतलब एक थोड़ी मिकदार होनी चाहिए, बहुत ही माइन्यूट ड्रॉप आपने यहाँ से लेना है, और ये माइन्यूट ड्रॉप आपने लगा देना है किसके ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में। फिर इसको क्या करना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर लगाना है, फिर ड्राई करना है, फिर लगाना है, फिर ड्राई करना है। इस तरह क्या होगा, इस तरह होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो थोड़े से थोड़े हिस्से में आ जाएगी, ताकि जब आप इसको सेपरेट करने लगें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो बहरहाल अब आपने क्या कर लिया है, आपने क्रोमेटोग्राफी के लिए एक बेस तैयार कर ली है। यानी एक तो आपने टैंक ले लिया है, दूसरा आपके पास क्या है, टैंक के साथ साथ एक पेपर है। इस पेपर को आपने उठाना है और इस ढक्कन को हटाकर अंदर लगा देना है। लो भाई, इसको हम अंदर लगा देते हैं। ये पेपर हमने पकड़कर अंदर लगा दिया, और इस पेपर को ऊपर से थोड़ा सा बेंड कर कर एक क्लिप लगा देंगे ताकि यहाँ पर स्ट्रेटली हैंग हो जाए। और अब आपने ख्याल क्या कर रहे हैं, ख्याल ये कर रहे हैं कि ये जो आपके पास क्रॉस वाली लाइन है जिसके ऊपर आपने सैंपल भी लगाया हुआ है वो डिप नहीं करेगी किसमें, लिक्विड फेज में। और जो आपके पास क्या है, निचला हिस्सा है थोड़ा सा चंद मिलीमीटर्स का, वो आपने डिप कर देना है। इस तरीके से आपका जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर स्ट्रिप होगा वो क्रोमेटोग्राफिक टैंक में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपने इसको आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, ये डिपेंड करता है डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर कि आपने उसे रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अपने नॉलेज को बढ़ाएं। क्या बढ़ाना है आपने ये कहना है कि जो आपके पास ये लिक्विड है, ये लिक्विड जैसे मैंने कहा मोबाइल फेज है, इसी तरीके से आपको एक बात और भी समझनी है। वो क्या, वो ये कि जो आपका पेपर है इस पेपर में भी पानी है। जी पेपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी बुक का पेपर है उसके हर पेज में भी ऑलमोस्ट 10% वाटर होता है। इसका मतलब है कि पेपर जो कि किससे बना है, सेलुलोज से, लकड़ी से, उसमें मौजूद जो पानी है वो आपने तस्वर करना है। मतलब वो पानी क्या तस्वर करना है भाई, आपने कहना है कि वो वाटर जो कि इस पेपर के अंदर मौजूद है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज, क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा, ये हरकत नहीं कर रहा। तो जो स्टेशनरी फेज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो वाटर है, तो आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में रख लिया कि स्टेशनरी फेज वाटर है, और लिक्विड में जो हमने यहाँ डाला है वो
मोबाइल फेज है, और ये मोबाइल फेज किसी एक ही कंपोनेंट पर मुश्तमिल नहीं होता, ये कई कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल हो सकता है। जैसे इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में, बहुत थोड़ी मिकदार में माइन्यूट एसिड्स हो सकते हैं, अल्कोहल्स हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं लिक्विड ए, लिक्विड बी अकॉर्डिंगली। मतलब हमें पता होता है कि हम क्या चीज, जैसे इंक सेपरेट करने लगे हैं तो इंक्स किसके जरिए से सेपरेट हो सकती हैं, ये वाटर के जरिए से हो सकती हैं, वाटर प्लस HCl के जरिए से हो सकती हैं, वाटर प्लस HCl प्लस अल्कोहल के जरिए हो सकती हैं। तो ये सब के सब चीजें हमारे पास लिटरेचर में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो ये मोबाइल फेज है और एक स्टेशनरी फेज है। अब क्या होगा, मोबाइल फेज जैसे ही टच करेगा इस पेपर से तो वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो ऊपर चढ़ने का अमल है, ये वैसे आपने बचपन से ही देखा होगा कि अगर एक अखबार का सिरा पानी के साथ टच हो जाए तो पानी उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू कर देता है। ये चढ़ने का अमल अगर हम साइंटिफिकली बोलें तो ये असल में किसकी वजह से है, ये है कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो कैपिलरी एक्शन एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसमें छोटी छोटी जो बारीक बारीक समझ लीजिए इस पेपर में जो सेलुलोजिक फाइबर्स की बनी हुई सलाखें हैं, कैपिलरीज हैं, वो एक एक करके क्या करती हैं, मोबाइल फेस को सक करती हैं और फिर अपने से ऊपर वाले को दे देती हैं और फिर उससे ऊपर वाले को दे देती हैं। इस तरह का कैपिलरी एक्शन आपको प्लांट्स में भी मिलता है जब वो ज़मीन से पानी लेते हैं और अपने पत्तों तक पहुंचाते हैं। तो बहरहाल ये एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्टर है कि वाटर ऊपर जा सकता है या मोबाइल फेज ऊपर जा सकता है।